नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हालात खराब हो चुके हैं और सैकड़ों गांव इस वक्त जलमग्न हैं। लोग अपना घर बार छोड़ करके ऊपरी इलाकों में रहने को मजबूर हो चुके हैं और कुछ लोगों को राहत केंद्र में शरण दी गई है, लेकिन इससे उनकी समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही हैं। धमतरी जिले के सभी बांध भर जाने से गेटों को खोल दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश की समस्या कब तक झेलनी पड़ेगी, राहत केंद्र लोगों का सहारा कब तक और प्रशासन पुख्ता व्यवस्था आखिर कब करेगा। ऊपरी इलाकों में कब तक लोगों को रहना पड़ेगा और बाढ़ से कब तक सामान्य होंगे हालात, इसी को लेकर के इस पूरे कार्यक्रम के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बाढ़ और बारिश से हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सैकड़ों गांव में पानी ही पानी है और लोगों को अपनी जिंदगी कभी पहाड़ों पर तो कभी राहत केंद्रों में गुजारने को मजबूर हैं। धमतरी में सभी बांध 90% भर गए हैं। लगातार जल प्रवाह को देखते हुए सभी गेटों को खोल दिया गया है। धमतरी में सभी बांध 90% भर गए हैं। महानदी में करीब 78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 454 गांवों को मुनादी करवाकर अलर्ट किया गया है। 2018 के बाद गंगरेल बांध के 14 गेट खोले गए हैं। बिजली उत्पादन के लिए 2,224,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और अभी जहां अत्यधिक बारिश के चलते जल भराव की सूचना मिल रही है, बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है, शिविर में रखा जा रहा है। उनके रहने खाने का, उनके दवाइयों का, उनके सोने बैठने का पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरी परिस्थितियों पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नजर रखे हुए हैं और कहीं भी अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है। और निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। सिर्फ धमतरी ही नहीं बल्कि कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। लोगों के व्यवसाय भी बर्बाद हो गए हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों को भगवान के भरोसे छोड़कर आपसी द्वंद में लगी है। प्रदेश में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। कई परिवार अपना आशियाना छोड़कर भटक रहे हैं। बाढ़ से उनका व्यवसाय, उनके आवास प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। न लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, न उनके लिए खाना और दवाइयों की व्यवस्था है, न किसी प्रकार उनके जान माल की रक्षा के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार ने मानसून आने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली थी और अब जहां भी समस्या आ रही है अधिकारियों को राहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो बयानबाजी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात गंभीर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस समय में सभी लोगों को मतभेद और सारी बातें भूलकर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। राजनीति कर रहे लोगों के लिए जनसेवा करने का यही मौका है और जनता भी जान जाएगी कि उनका असली हितैषी कौन है। टीम न्यूज़ 18। तो बारिश के बाद बाढ़ से बने विकराल हालातों को संभालने के लिए प्रशासन और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस सब के बीच में चुनौतियां कई हैं और चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के है कि जहां राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर भी सुविधाएं उस लिहाज से मुहैया नहीं हो पा रही हैं। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ सुधींद्र मोहन शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधींद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ संजीव जैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है। और नितिन जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सरकार से सभी को उम्मीदें हैं और उम्मीदें इस बात को लेकर के हैं कि अगर बारिश के बाद बने हालातों की वजह से अगर आम जनता प्रभावित है और कई दिन बीत चुके हैं, तो अब सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित तो कर दिया गया, लेकिन असल मायने में बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भगवान भरोसे छोड़ दिया है। भाजपा छत्तीसगढ़ में खुद भगवान भरोसे है। वो क्या कहते हैं हमें उनसे मतलब नहीं, हम काम पे विश्वास रखते हैं, ओछी और खोटी बयानबाजियों पर नहीं।
बाढ़ की स्थिति निश्चित तौर पर बनी है। और मैं आपको बता दूं शुभेंदु जी कि अचानक इतनी तेज बारिश होने से कहीं पे भी सिस्टम जो है वो काम नहीं करता और जल भराव होता है और ये स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाती। जुलाई महीने में ही 47% छत्तीसगढ़ में अधिक बारिश हो चुकी है। ये उसी वजह से सारी चीजें हैं। और अभी मैं आपकी स्टोरी में भी सुन रहा था जो चल रही थी बाइक वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की। मैं आपको बता दूं जून माह में 6 जून को ही मॉक ड्रिल कर लिया गया था कि यदि तेज बारिश होगी या जल भराव जैसी स्थिति होगी तो उससे कैसे निपटा जाए। SDRF, नगर सेना, पुलिस, गोताखोर, मोटर बोट, नाइट विजन के जो यंत्र होते हैं, सारी चीजों से जो है हमारा आपदा प्रबंधन जो है लैस है। और हमारी पूरा दायित्व प्रदेश की जनता को इस बाढ़ से सुरक्षित रखने का है। लगातार मौसम विभाग इस विषय में अलर्ट भी कर रहा है और इसकी जानकारी भी दे रहा है। और जहां पर भी ऐसी स्थितियां बन रही है वहां पर रहना, खाना और दवाइयों की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही बहुत कड़े निर्देश और इसके अलावा भी जारी किए कि जहां पर भी ऐसी बाढ़ की स्थिति हो वहां पर जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी से कार्य करे और आम जनता की रक्षा करे। अभी कितने इलाके और हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? आपको नजर आता है कि वहां पर रेस्क्यू करना, लोगों को बचाना, वहां से सुरक्षित बाहर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं सर और कहां पर काम चल रहा है अभी? बहुत देखिए, काम तो सभी जगह चल रहा है। जहां पर सूचना मिल रही है वहां पर बिल्कुल अलर्ट है हमारा अमला। बीजापुर, बस्तर, गरियाबंद, धमतरी ऐसे जो क्षेत्र हैं इसमें बहुत तेज और लगातार जो बारिश हुई है इसकी वजह से वहां पर जल भराव हुआ है। किस तरीके से लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और उनको कैसे वहां पर उनके खाने पीने, रहने और दवाइयों की व्यवस्था की जाए वो की गई है। बिल्कुल सारी चीजें नॉर्मल है और कुछ दिनों में सब चीजें ठीक भी हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। राज्य सरकार इसके लिए बिल्कुल चौकन्नी है और बिल्कुल ही काम में लगी हुई है। ठीक है, यानी कि व्यवस्थाएं तय हो जाएंगी और धीरे धीरे करके उसके लिए काम भी किया जा रहा है, प्रयास जो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं? इन्हीं को लेकर के एक बड़ा सवाल भी है। और सुधींद्र जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। सुधींद्र सर, जरा एक चीज तो बताइए, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ था, बारिश हुई थी, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन अब इन परिस्थितियों के अंदर आने वाला समय अभी क्या कहता है? क्या इसी तरीके से स्थितियां बनी रहने वाली हैं या फिर कुछ परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी? बारिश से थोड़ी सी राहत मिलेगी क्या? देखिए, बारिश तो कम होने वाली है। अब बारिश से राहत आपको मिलती दिखेगी 2-3 दिन बाद, और बल्कि बारिश थमने की स्थिति बन जाएगी अभी। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि हम किस तरह की आपदा से यहाँ पे डील कर रहे हैं, किस तरह की आपदा है ये। असल में हैवी रेनफॉल जो है ना, तेज वर्षा या भारी वर्षा कोई आपदा नहीं है, वो एक एक्टिविटी है, मानसून एक्टिविटी है, मौसम की गतिविधि है। लेकिन हमारी अपनी तैयारियां उसको आपदा में बदल देती है। और उस आपदा की तैयारी के लिए हमको पुराना डेटा देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मौसम पे अगर कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बहुत लंबे समय का डेटा एनालाइज करना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ की रेनफॉल को जब आप एनालाइज करते हैं तो बहुत सीधे सीधे आपको ये मालूम पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा के दिन कम हो रहे हैं। इसका मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए वो उतने ही दिन के बजाय कम दिनों में हो जाती है। एग्जाम्पल दूं कि 50 दिन की बारिश 46 दिन में हो रही है। तो ये जो 50 दिन की बारिश 46 दिन या 45 दिन में हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपका प्रतिदिन पानी आने का जो रेट है वो बढ़ रहा है। और जबकि आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म डेटा देखें पिछले 30 साल का, तो जुलाई और अगस्त की बारिश डाउनवर्ड ट्रेंड में है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, वो कम हो रही है। और सितंबर की बारिश ज्यादा आने वाली है। तो मैं राज्य सरकार को बता दूं अभी कि सितंबर में उनको और ज्यादा तैयारियां कर लेनी चाहिए अभी से, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेटा है वो ये बता रहा है कि सितंबर में आपकी बारिश जो है 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये एक तैयारी का मुद्दा है। दूसरा, जो तैयारियां होती हैं आपदा की, वो 4 स्टेजेस में होती हैं। एक तो होता है फोरकास्टिंग या रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में हमारे जो आपदा विशेषज्ञ हमारे साथ में और बता सकते हैं। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट है, उसका भी एक बड़ा कंपोनेंट होता है कि आप पुरानी बारिश को एनालाइज करें। तो पुरानी बारिश को जब एनालाइज करते हैं आपको मालूम पड़ता है कि कितनी बारिश हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। उसके बाद फिर उसका जो हमारा रिस्क असेसमेंट के बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो ये है कि जब आपदा हमारे सामने आएगी तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। और लास्ट पॉइंट होता है, जो चौथा पॉइंट होता है, वो होता है कि कैसे हम लोगों को पुनर्वास करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। इसमें 2 चीजें हैं, एक है नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह वगैरह, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो सडनली आते हैं, अचानक आते हैं, कुछ नहीं। लेकिन दूसरा जो है वो है मैन मेड डिजास्टर, कि भाई हमने खुद ने कोई केमिकल प्लांट डाला और कोई गैस निकली और उससे
उससे हम खुद ही प्रभावित हो गए, लेकिन उसके लिए तैयारियां हो सकती हैं। तो ये जो बाढ़ है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के जो अर्ध शहरी इलाके हैं, उनको मैं शहरी बाढ़ कहूंगा, वो मैन मेड डिजास्टर है। हाँ। और ये जो मैन मेड डिजास्टर है ये इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ठीक से नहीं हो रही है। हाँ। हम अतिक्रमण की अनदेखी कर रहे हैं, हम अपनी नालियों की ड्रेनेज की ठीक से सफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तालाब शहर के और ग्रामीण इलाकों के, अर्ध शहरी इलाकों के तालाब अतिक्रमित हो चुके हैं। तो सरकार को ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में इसको इंक्लूड करना चाहिए कि हमको लगातार बेसिस पे, ऐसा नहीं कि जब आग लगे तब कुआं खोदना है, जब बाढ़ आए तब बचाना है, हमेशा एक सतत निरंतर इसमें प्रयास करने की जरूरत है। निरंतर प्रयास करने की जरूरत है कि कहीं भी अतिक्रमण हो, क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण होता है वैसे ही आपका रन बढ़ जाता है। ये वैलिड पॉइंट और बड़ा पॉइंट आपने रखा है सर, क्योंकि ये प्रकृति की प्रवृत्ति है कि बारिश तो होगी। नितिन बंसाली जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद संजीव जैन जी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन नितिन जी ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, बारिश तो होगी और ऐसा नहीं है कि किसी साल बारिश नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बारिश तो होना लाजमी है, लेकिन इस दौरान जो शहरी और मैन मेड जो डिजास्टर इस वक्त नजर आ रहा है ना, उससे हमें निपटने की जरूरत है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके कम से कम इसमें कुछ तो कदम हमें उठाने पड़ेंगे ना। अगर हमें सिस्टम को बेहतर करना है तो आज से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और इसके लिए क्या पॉलिसी तैयार होंगी? देखिए, शुरुआत क्या करना है, शुरुआत हम कर चुके हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बारिश आवश्यक थी। आज बारिश अच्छी होने से देखिए खेती किसानी अच्छी हो रही है, किसान खुश हैं। और जहां पर ये जो पानी भराव की, जल भराव की जो स्थिति बनी है, जैसा कि बहुत अच्छा कह रहे थे अभी हमारे साथी जो थे वो, कि इन चीजों में पुराने डाटा को बिल्कुल देखना चाहिए कि हर वर्ष कितनी बारिश हुई। तो उन सारी चीजों को देखने के बाद ही आपदा प्रबंधन विभाग ने आगे जो बारिश के और जल भराव के बाद जो राहत कार्य चलाते थे उसकी मॉक ड्रिल भी 6 जून को की थी। और उस मॉक ड्रिल के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसडीआरएफ की टीम, नगर सेना की टीम, पुलिस, गोताखोर, मोटर बोट, नाइट विजन की जो मशीनें लगती है, वो सारे उपकरण और वो सारी चीजें मौजूद है इन चीजों के लिए। साथ ही मौसम विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में। लगातार जो अगले दिन बारिश होगी या कुछ घंटों में बारिश होगी उसका अलर्ट जारी करना, इससे भी वहां पर जहां पर जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई है और जहां पर ऐसे जान माल की हानि हुई, वहां पर सूचनाएं पहुंचाई जा रही है और उन्हें सुरक्षित स्थानों में। और न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस पूरे लाइव सेशन के दौरान सर एक बड़ी जानकारी जो कि मौसम वैज्ञानिक सर ने दी है, सुधींद्र जी ने यह भी बता दिया है कि आपको आगे आने वाले समय के लिए पहले से अलर्ट कर दिया गया है। अगर आप ये कहें कि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यहां उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि आपके पास पूरी जानकारी, आप तैयार रहिए, पहले से ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। नितिन जी रिपीट करिए। मैं यही कह रहा हूं कि आपको पहले से अलर्ट कर दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सर हमारे पास विशेषज्ञ है। हाँ। वो विशेषज्ञ है, निश्चित तौर पर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और वो विशेषज्ञ है, उनका जो अनुभव होगा निश्चित तौर पर मेरे से बेहतर होगा इस विषय में, क्योंकि वो इस विषय पर काम करते हैं। उनके सुझाव जो थे वो काफी अच्छे थे। हाँ। डेफिनेटली इन सुझावों से मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उनके जो सुझाव हैं उनको अमल में लाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल अमल में लाया जाएगा। उसमें यह भी देखा जाएगा कि कितनी चीजों को अमल में लाया जा रहा है और इसमें से जो बेस्ट सुझाव होते हैं उनको कैसे अमल में लाकर आगे स्थिति परिस्थितियों को संभाला जाए, इस विषय पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। कोई अच्छे सुझाव होते हैं, बिल्कुल सरकार उस पर काम करे। ठीक है। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं एक रिएक्शन आपसे लूं, लेकिन उससे पहले जरा संजीव जैन जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उन स्थिति से पार पाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और तमाम जो व्यवस्थाएं वो तय कर दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या सामने आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त है कि लोगों के बचाव कार्य में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी करी जाएगी और उसमें सबसे प्राथमिक कार्य है कि जो ओल्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं और जो कुछ पेशेंट्स हैं, उनको सबसे पहले रेस्क्यू करा जाए और राहत कार्य में तेजी लाई जाए और ये राहत कार्य स्पीडीली हो सके और जिससे टाइमली हो सके। जो भी लोग बाग अलग थलग हो गए हैं, जो गांव, जो ग्रामीण इलाके, जो शहरी इलाके, जो कि मध्य और भू भाग से अलग हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, उनसे जल्दी से जल्दी संपर्क साधा जाए और उनको
खाने पीने का इंतजाम करा जाए, उनको चिकित्सा का इंतजाम करा जाए और उनको रेस्क्यू करके जो अभी आपके पास तक भी ठीक है। संजीव जैन जी, आपको नजर आता है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो आइसोलेटेड हो चुके हैं, जहां तक अभी मदद पहुंचने में कुछ दिक्कत आ रही हो? हाँ, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे की मदद पहुंचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके टीम के अनुसार दिखता है कि उनके पास पूरी राहत सामग्री अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो हमें जरूरत है कि हम इस कार्य में थोड़ी और तेजी लाए, ताकि क्योंकि अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं हो और रिलीफ और राहत टाइमली नहीं पहुंची तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए स्पीडी और टाइमली इंटरवेंशन एंड रिलीफ ऑपरेशन में तेजी लाने की जरूरत है। ठीक है, ये बदलता हुआ जो मौसम है उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सुधींद्र जी, ये जो बदलता हुआ मौसम है ये हमें कुछ और भी बता रहा है, कुछ इशारा भी कर रहा है, ये समझाने के लिए एक इंडिकेशन भी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं शायद? एक जो बड़ा इशारा है वो हमको समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की हम बहुत बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बहुत डिस्कशंस होते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज हमारे द्वार पे दस्तक नहीं दे रहा है, तो द्वार खोल के अंदर आ चुका है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और ये इससे समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पे तूफानों की गति बढ़ चुकी है, तूफानों की आवृत्ति बढ़ चुकी है, रिकरेंस जिसको बोलते हैं, फ्लड रिकरेंस हमारा बढ़ चुका है, नंबर ऑफ रेनी डेज हमारे जो है कम हो गए हैं और उतनी ही बारिश कम दिनों में ज्यादा तीव्रता के साथ होने लगी है, ठंड ज्यादा पड़ने लगी है, ठंड का पीरियड शिफ्ट हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज आ चुका है और हमारी जो पुराना जो डेटा एनालिसिस है उसको हमको मॉडलिंग करके नए मॉडल पे फिट करना पड़ेगा कि हमारी तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा था कि डिजास्टर की तैयारियां कैसे करते हैं। तो डिजास्टर की तैयारियों में एक बड़ी चीज जो होती है वो हमारा होता है एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। ठीक है। और ये इसमें हमेशा से मेरा कहना है कि इसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसकी यूनिट हमेशा ब्लॉक लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पे होना चाहिए। हाँ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसके बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, सरकारी प्रतिनिधि जानते हैं, हमारे जिला प्रतिनिधि जानते हैं, जिला सरकार जानती है, लेकिन उसको जब ग्राम पंचायत लेवल पे जब डाउन स्केल किया जाता है, इसको डाउन स्केलिंग बोलेंगे, हाँ। तो हमको मालूम पड़ता है कि कई ग्राम पंचायत हैं जिनके बारे में हमारे पास डेटा नहीं है कि उन ग्राम पंचायतों में कितने तालाब थे, उन ग्राम पंचायतों में कितनी बारिश हो रही थी, उन ग्राम पंचायतों यानी कि लोकल लेवल पर जो असल मायने में कलेक्शन वहां से डेटा कलेक्शन करना बड़ा जरूरी है, तभी असल मायने में पूरी और विस्तृत रूप से जानकारी मिल पाएगी। सर मैं वापस लौटता हूँ आपके पास, सर आपके पास श्रीचंद सुंदरानी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। श्रीचंद जी, अब सरकार की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि जहां पर भी इस वक्त मुश्किल में लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए व्यवस्थाएं सभी तरीके से तैयार की गई हैं। आपको लगता है कि सभी चीजें मैनेज हो रही हैं? और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर स्थिति खराब है, कह रहे हैं कि भगवान भरोसे हैं। निश्चित रूप से सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सैकड़ों गांवों में पानी भरा, घरों में पानी भरा, लोग अपने घर छोड़कर कहीं न कहीं राहत जहां मिले वहां पे जा रहे हैं लोग। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। और आजकल तो तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो 15 दिन 1 महीना पहले हम पता लगा सकते हैं कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, बड़ी तादाद में बारिश आएगी, कम बारिश होगी, तो कितनी बारिश होगी, ये तो आजकल एक बच्चा बताने की स्थिति में। और आपदा प्रबंधन के जितने इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे सरकार नहीं कर पाई। पहले से संज्ञान में लेना चाहिए था, जानकारी लेना चाहिए था। आज कहीं न कहीं सरकार की मिशनरी पूरी तरह से विफल रही है लोगों को राहत पहुंचाने में। भारी बारिश का सामना कर बस्तर जैसा इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। आम आदमी परेशान है, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं जिनके घर कच्चे हैं, घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन सरकार अभी तक न राहत। अच्छा सर, एक चीज तो बताइए, आप कहते हैं ना कि आपका जो पार्टी का स्तर है वो बहुत ज्यादा नेटवर्क जो है बहुत मजबूत है, अलग अलग जगहों तक आपके कार्यकर्ता नेता भी हैं, तो अभी तक कोई आपके नेताओं के जरिए आपके पास तक कोई ऐसी जानकारी आई कि कोई ऐसा इलाका जहां पर सबसे ज्यादा भी मुश्किल बनी हुई हो या वहां पर लोग फंसे हुए हों, उनको रेस्क्यू करना हो, जो कि अभी तक टीम नहीं पहुंची है? जो आरोप लगा है उसके पीछे कोई तो आधार होना चाहिए ना। नहीं, पूरे बस्तर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं, राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं, लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार हो
ये तो हमेशा आप ये कह रहे हैं कि आप वो सुविधाएं पहुंचा रहे हैं लेकिन सरकार नहीं पहुंचा रही, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तथ्यात्मक आरोप लगा रहा हूँ। हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर सब सत्य है, आपके पास भी सत्य है। आपका विभाग नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ पर हमारे आपका विभाग पहुंचता आपके लोग आप सुनिए, मैं आपको मैं सुन रहा था वंशाली जी, मैं आपको बड़े प्रयास से सुन रहा था, आपको सुनने की आदत आती थी, पूरी तरह से विफल हुआ है। आपका प्रबंधन आप कर नहीं पाए, पहले से व्यवस्था कर नहीं पाए, आपकी सरकार पूरी तरह विफल हुई, लोगों को सुरक्षा देने में विफल हुई है, वहाँ खाद्य सामग्री पहुँचाने में विफल हुई है, और हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए भारतीय जनता पार्टी आपके नेता आपको क्या, आपका प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से विफल हुआ, यह पता लगाने में विफल हुआ कि बारिश कितनी आएगी। आपको सुनने की आदत नहीं है, मैं तो आपको ध्यान से सुन रहा था, आपको सुनने की आदत नहीं है, आप हमेशा यही करते हो, व्यवधान उत्पन्न करते हो, बात रखने नहीं देते हो। नहीं अच्छा ठीक है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के नेता लगे हुए हैं तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि सरकार नहीं कर रही है, जिम्मेदारी है। हाँ, नितिन बंसाली जी जरा जल्दी से इस पर एक जवाब दे दीजिए कि सरकार कहाँ पर, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि आपने कह दिया कि ऊपरी इलाकों में चले जाइए, तो कितने समय तक चले जाएं? वहां पर कोई ठौर ठिकाना तो हो, अपना घर बार छोड़ करके लोग चले तो जाएंगे, लेकिन कितने समय के लिए, और कहाँ कोई व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए ना। सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके रहने की, खाने की, दवाइयों तक की व्यवस्था की गई है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं आदरणीय सुंदराजी जी, जो ऐसा बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं और झूठी बातें कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले बस्तर में पूरा वहां पर आपदा संभाल रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। तो मैं तो पूछना चाह रहा हूं भैया कि चलो हम तो समाधान के लिए डिबेट में बैठे हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन से क्षेत्र में, कौन से ब्लॉक में, कौन सी तहसील में आपदा विभाग हमारा काम नहीं कर रहा है या कहाँ पर कोई समस्या है, आप बिल्कुल बताइए, हम उसमें काम करेंगे। और यदि आप काम करते तो आप बता दीजिए आप लोग कहाँ काम करते। निराधार बातें हैं, प्रदेश का पूरा अमला इस पे लगा हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि जुलाई महीने में ही 47 कम से कम कुछ समय के लिए कम से कम राजनीति को इधर, बिल्कुल वही राजनीति को थोड़ा सा साइड रख करके हमें ये सोचना होगा कि क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग हमारे ही हैं और प्रदेश के लोगों तक कम से कम मदद पहुंच पाए, ये सबसे पहले प्राथमिकता के साथ कोशिश होनी चाहिए। लेकिन संजीव जैन जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन में आपसे लेना चाह रहा हूं कि अभी क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, जब इस तरीके की आपदा जब आ जाती है, तो अभी बारिश के बाद न सिर्फ रेस्क्यू करना बल्कि वहां पर खाने पीने की चीजें मुहैया कराना, बल्कि बारिश के बाद जो पानी जल जमाव अलग अलग जगहों पर रहता है उसकी वजह से भी कई तरीके की बीमारी होने की आशंका रहती है। बिल्कुल जब इस तरह की आपदा आ जाती है, फ्लड हो जाते हैं, तो उसके बाद में बहुत सारी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो उसका न केवल बीमारियां फैलने की आशंका रहती है, बल्कि मास स्केल के ऊपर रेस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी चलाना पड़ता है, और मेडिकल असिस्टेंस भी जानी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो जाता है, ब्रिजेस टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं जिनको क्लियर करना पड़ता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, उनको हटाना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी ठीक है सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा कम है, आप समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता के साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि मुसीबत में फंसे हुए जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं सबसे पहले उनको बाहर निकाला जा सके और मदद उनको पहुंचाई जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।